तो आज के टॉपिक में हमारे मेजरली ड्राफ्ट जो हैं वो कवर हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे मोस्टली इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी हो सकती है मिसलेनियस एप्लीकेशन, मगर जो बहुत ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है, जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन है किस तरह से मूव होती हैं, किस तरह से बनती हैं और इनमें कैसे क्या होता है। ये 4 5 6 मेजर एप्लीकेशन है जो आपको पता होनी ही चाहिए, कोड के पर्सपेक्टिव से या अदरवाइज, ताकि आप इनके थ्रू कभी कुछ कराना हो तो आप करवा पाओ, आपको मालूम हो। तो फिलहाल जो पहली एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो वो है एटीआर की एप्लीकेशन, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एटीआर बोलते हैं, जिसे हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसे हम कॉलिंग ऑफ स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना। तीनों नाम एक ही बात है, तीनों नाम का अलग कुछ मतलब नहीं है, मुद्दा सबका एक ही है। तो एटीआर होती क्या है, या जो भी मैंने नाम लिया वो होता क्या है, वो होता है, हालांकि मैंने इस बारे में बात करी है हमारे ट्रायल वाले वीडियो में, मगर मैं क्योंकि अब एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और। एटीआर होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि आपकी जब एफआईआर हो गई, अब चार्जशीट नहीं फाइल हो रही है आपकी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, 3 मंथ 6 मंथ जो भी टाइम होता है उसमें आपकी एफआईआर नहीं, चार्जशीट नहीं आई है कोर्ट में, तो आप बीइंग द कंप्लेनेंट कोर्ट में एप्लीकेशन डालोगे एटीआर की, विच इज दिस दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और कोर्ट के थ्रू स्टेटस मंगवाओगे कि ये जो एफआईआर है सो एंड सो डेट को रजिस्टर हुई थी, तो इसमें अभी तक क्या हुआ है, आपने क्या किया है, चार्जशीट आई नहीं है तो क्यों नहीं आई है, तो उसको बोलते हैं हम एटीआर की एप्लीकेशन। तो दिस इज अनदर वे जो आप ट्रायल आपका आप इनिशिएट करवा सकते हो बीइंग द कंप्लेनेंट, अगर वो एफआईआर पे कुछ नहीं हो रहा है या हुआ है तो बाय वे ऑफ दिस एप्लीकेशन वो केस आपका रिएक्टिव हो जाएगा, को पुलिस उस पर काम करना शुरू कर देगी। तो सिंस इट इज़ एन एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा, इसमें छोटी सी चीज़ें सेम। देखो ये इस तरह से आप टाइटल का नाम लिखोगे, बेसिक वर्सेस कौस्तुभावती कुमारी वर्सेस संतोष कुमार। क्रिमिनल में जब आप जाते हो ना किसी भी ड्राफ्ट में या एप्लीकेशन में, तो आप अगर डिटेल्स हैं एफआईआर की आप पे सेक्शन है, तो आप स्टार्टिंग में ही ना एफआईआर नंबर, सेक्शंस और पुलिस स्टेशन लिखते हो। इसको लिखना नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लिख दिया जाता है फॉर बेटर रेफरेंस ऑफ द कोर्ट, कि ताकि उनको एक स्पेसिफिक जगह दिख जाए कि हाँ ये एफआईआर है, ये सेक्शंस लगेंगे, ये थाना है। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जज के माइंड में। एप्लीकेशन का कोई सेक्शन नहीं है स्पेसिफिक ऐसा, आप नॉर्मल एप्लीकेशन लिखोगे, अर्जेंट एप्लीकेशन फॉर कॉलिंग ऑफ स्टेटस रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट नेमली शुभावती फ्रॉम द कंसर्न आईओ। टाइटल डाल दिया बेसिक कि भाई एप्लीकेशन है, कॉलिंग ऑफ स्टेटस रिपोर्ट है शुभावती की तरफ से और उनको बुलाया जाए। ग्राउंड देख लेते हैं समझ आने के लिए। देखो 5 पेज की एप्लीकेशन, ओ सॉरी 5 पैरा की, खत्म। पहला नॉर्मल रेगुलर जो पैरा हम डालते हैं, हर हर एप्लीकेशन में डालते हैं, उसको इस तरह से डाल देना दैट द अबव मेंशन मैटर इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। जब के लिए भी लिस्टेड हो, नहीं है तो ठीक है, लिस्टेड है तो आप डेट डाल दो कोई भी एप्लीकेशन में। अगला दैट द अबव एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन ऑन 8/4/2024 को, सॉरी 2022 को जो है ये एफआईआर हुई थी। हमारा कंसर्न ये है कि एफआईआर इस डेट को हुई है, अभी तक कुछ, और एफआईआर ये थी अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। दैट द कंप्लेनेंट इज अनअवेयर अबाउट द स्लैब ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द आईओ इन द अबव मेंशन केस। ठीक है, हमें पता ही नहीं क्या हुआ, एफआईआर तो हो गई लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। It is also important to know that the status of the accused, namely Santosh Kumar, as the complainant assumed that the accused is neither taken in judicial custody yet not joined any investigation. वही बोल रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है फायर के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया हुई नहीं हुई, चार्जशीट कब आएगी कब नहीं आएगी। That the IO in the above status matter didn't file any charge sheet yet. It has been approximately more than a year. तो हमारे केस में क्या था, 2022 की एफआईआर हुई है, साल भर हो चुका है लेकिन कुछ रिपोर्ट ही नहीं आ रही, कोई अपडेट ही नहीं है, चार्जशीट ही नहीं आ रही। दैट द चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड, एप्लीकेशन खत्म। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, बस ये पता करना कि मैटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो जज के थ्रू हम आप ये फाइल करेंगे। जज साहब जो हैं वो सीधा पहली डेट पे यही बोल देंगे इसकी कि ठीक है, कॉलिंग फॉर स्टेटस रिपोर्ट। वो स्टेटस रिपोर्ट मंगाएंगे, थाने से कंसर्न पर्सन आएगा, आईओ या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन जहाँ भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, वो बताएंगे, रिपोर्ट देंगे,
या तो वो बोलेंगे कि चार्जशीट हम जल्दी फाइल कर देंगे, या तो वो बोलेंगे कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं, विल फाइल इट सून। फाइल होने वाली होगी तो बोल देंगे हम फाइल करने वाले हैं 10-15-20 दिन में। जो भी स्टेटस होगा पुलिस वाले आएंगे बता देंगे, और आप जज साहब को बोलते हो कि इस पे जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करवाओ। बस इतना है इसका काम, और इतना ही होता है। ठीक है, प्रेयर के बाद वही कि स्टेटस रिपोर्ट कॉल करवानी है, एडवोकेट का नाम, नंबर, और इसमें क्लाइंट के साइन और वकालतनामा, क्योंकि मैटर तो अभी कोर्ट में नहीं आया ना, तो वकालतनामा तो आपको डालना पड़ेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो वकालतनामा, आपके एप्लीकेशन खत्म। तो दिस वाज द ओनली थिंग दैट गोज इन द कोर्ट, अगर कोई मैटर आपको एक्टिवेट करवाना है जो डोरमेंट पड़ा हुआ है बहुत टाइम से। ये हो गई स्टेटस रिपोर्ट की। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपकी है एक और एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन। तो क्या होता है, कभी कभी आपके पास मान लो जैसे आपने कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आपको फाइल नहीं मिल रही, या फाइल मिसप्लेस हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीज आपको देखनी है फाइल में से अपनी या फिर सामने वाली पार्टी की। ऑल्दो आपके पास सारा रिकॉर्ड होता है, कभी कभी ऐसा नीड पड़ती है कि आपको फाइल इंस्पेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी कोई ऑर्डर ऐसे पास हो जाते हैं कि वो ऑर्डर आपको देखना है, ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा। जैसे मैट्रिमोनियल केस में क्या होता है, ऑर्डर्स अपलोड नहीं होते हैं वेबसाइट्स पे या ऐप पे, और आपको पता कर, आप पे नया नया कोई केस आया है, आपको पता करना है कि भाई क्या चल रहा है केस में, ऑर्डर्स क्या हुए हैं, कौन सी स्टेज पे है। तो आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन लेके जाओगे इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन कोई भी कभी भी फाइल कर सकता है, प्लेंटिफ या डिपेंडेंट, जिसको फाइल इंस्पेक्ट करनी है, लेकिन आपका अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, आपका वकालतनामा होना बहुत ज़रूरी है। वकालतनामा नहीं भी है तो फॉर दिस एप्लीकेशन आपका अथॉरिटी लेटर होना बहुत ज़रूरी है, बट आपका एडवोकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कोई भी जाएगा और एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट करके आ जाएगा। सेम सेम सिंपल बेसिक टाइटल, नाम, जज, कोर्ट, सब पता होगा आपको, कोई मैटर ऑलरेडी चल रहा है तो आपको सब पता होगा। सब मैं बताते आया हूँ, वैसे ही स्टार्ट हो गया। 2 लाइन का ये है एप्लीकेशन, खत्म। दैट द प्रेजेंट मैटर इज पेंडिंग फॉर एडजुडिकेशन एंड द सेम इज लिस्टेड फॉर नेक्स्ट डेट। एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो हमें मालूम है नेक्स्ट डेट कब की है, तो वो डाल दो कि नेक्स्ट डेट इस तारीख की है। द काउंसिल विशेस टू इंस्पेक्ट द कोर्ट फाइल फॉर रिकॉर्ड्स, रीजन कोई भी डाल दो, ये देखते भी नहीं है वो, उनको मालूम है इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन है, ठीक है। In view of the aforesaid, it is therefore most respectfully prayed that this honorable court may kindly be pleased to allow this uh, inspection application only for today in facts and circumstances of the case। तो एक ही दिन के लिए अलाउ होती है, आप फटाफट लेके जाओगे रेडी करके। अब देखो इसमें एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ, वैसे तो इतनी एप्लीकेशन ख़त्म है यहाँ प्रेयर तक, यहाँ तक ये ख़त्म है, बट क्या होता है कि जब जैसे मुझे फाइल इंस्पेक्ट करनी है, मगर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं जा नहीं पा रहा, तो आई विल ऑथराइज समबडी एल्स, चाहे मेरा एसोसिएट हो, चाहे वो कोई मेरा कोलीग हो या फ्रेंड हो, तो मैं उसे ऑथराइज करूंगा कि मैं नहीं जा पा रहा, तो तुम मेरे बिहाफ पे तू चला जा और उस फाइल में से ये इंस्पेक्ट कर ले, देख के आ जा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ऑर्डर क्या पास हुआ था, उसको लिख लाया, जो भी है, जिस भी वजह से आपको फाइल को इंस्पेक्ट करना है, कोर्ट फाइल को इंस्पेक्ट करना है कोर्ट में जा करके वो फाइल, तो आप एक अथॉरिटी दे दोगे उसे, एक पैरा में लास्ट में, कि आई श्रेष्ठ जैन, जैसे इस केस में मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे अथॉरिटी दिया था कि मैं उनके बिहाफ पे जाऊं और फाइल को इंस्पेक्ट करूं। तो जैसे इन्होंने मुझे क्या बोल रखा है, आई श्रेष्ठ जैन द मेन काउंसिल इन द प्रेजेंट मैटर ऑथोराइज माई एसोसिएट एडवोकेट अभय गुप्ता एनरोलमेंट नंबर टू इंस्पेक्ट द फाइल ऑन माई बिहाफ। तो ये मैंने इंस्पेक्ट किया था उनके बिहाफ पे। अब ये तो एप्लीकेशन बन गई, कुछ था नहीं, आपने देख लिया इसमें, एज इट इज बिट कॉपी पेस्ट कर दोगे, इट वर्क्स, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन फाइल तो कर दी, अब सारी बना तो लिया, अभी कैसे करें, तो इसको कुछ नहीं करना होता आपने, इसके एप्लीकेशन आप लेके जाओगे, जज के लेफ्ट हैंड पे एक पर्सन खड़ा होता है, ऑफिशियल खड़े होते हैं, उनको बोलते हैं हम रीडर, जो उस कोड का देख रेख करते हैं प्रॉपर जज साहब के बाद, ठीक है, वो स्टाफ का पार्ट होते हैं वो उनके पास आप लेके जाओगे ये एप्लीकेशन। इस पे 2 रुपये का टिकट लगाओगे, जो मैंने बताया था आपको नॉर्मल। इस टिकट को आप, इस एप्लीकेशन को आप उन रीडर्स आपको दोगे, वो आपको जब भी जज साहब फ्री हो जाएंगे या उन्हें लगेगा फ्री हैं तो वो उनको देंगे। जज साहब जो है ऑनरेबल जज, वो उस पर साइन करके देंगे, स्टैम्प करके देंगे, ऑथराइज करेंगे आपको बेसिकली, साइन स्टैम्प करके कि ठीक है अलाउ कर दिया आपकी एप्लीकेशन। वो आप एप्लीकेशन रीडर साहब से वापस लोगे, फिर दूसरे स्टाफ के पास जाओगे। हर कोर्ट के साइड में एक रूम बना होता है जिसे हम बोलते हैं एलमद रूम। आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ लेना कोर्ट में से एलमद रूम कहाँ है, वो बता देंगे। एक एलमद होता है स्टाफ,
आप ये एप्लीकेशन होने दोगे, वो अहमद पूरा कोर्ट फाइल्स को संभालने का काम करते हैं, डेट्स का संभालने का, उनमें ऑर्डर्स जो है उनको रखने का, फाइल निकाल के देने का, वो काम होता है उनका मेजर उस पर्टिकुलर कोर्ट में। ये एप्लीकेशन आप उन्हें दोगे, वो एलमन साहब आपको फाइल निकाल के देंगे, उनका काम है, चाहे वो जब दे दें, चाहे वो बिजी हो तो बोले आप थोड़ी देर में आ जाओ, जब भी, तो वो उनको देंगे, आप एप्लीकेशन वो फाइल निकाल के देंगे, आप उनके सामने फाइल को इंस्पेक्ट करोगे। अब आपको इंस्पेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप फोटोग्राफ नहीं ले सकते हो उस फाइल का, किसी भी चीज़ का, वो अलाउ नहीं है। मगर आपको कुछ राइट डाउन करना है, आप खाली ब्लैंक पेपर लेके जाओ, पेन पेंसिल लेके जाओ, आप उसे देख के राइट डाउन कर लो, लिख लो। चाहे वो ऑर्डर है, जैसे आप ऑर्डर बड़ा है, आपको नहीं याद रहेगा, फॉर रेफरेंस या सीनियर को दिखाना है, बोलना है कि क्या ऑर्डर था, आप उसको लिख लो तसल्ली से बैठ के, टाइम का कोई बाहर नहीं होता। हालांकि बोलते हैं 10-15 मिनट के बाद, ज़्यादा अलाउ नहीं करते, तो आप कोशिश करना जल्दी 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 इसको जो भी राइट डाउन करना है, देखना है, कर लो। फिर फाइल इंस्पेक्ट हो गई, अब वो एप्लीकेशन वो आपके पास ही होगी, उस समय वो देंगे, उसमें आप लिख साइन कर दोगे दैट द फाइल हैज़ बीन इंस्पेक्टेड बाय दिस दिस दिस, यानी यू साइन करोगे, टाइम लिख दोगे कि इस टाइम से इस टाइम तक इंस्पेक्ट हुआ, एंड यू आर गुड टू गो, आपकी फाइल इंस्पेक्ट हो गई। तो ये पर्पज़ है फाइल इंस्पेक्ट करने का, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, अगली एप्लीकेशन पे आते हैं, ये है सुपरदारी की एप्लीकेशन। सुपरदारी की एप्लीकेशन क्या होता है सर? सुपरदारी की एप्लीकेशन में आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कोई भी व्हीकल, कोई भी एसेट, चाहे वो फोन हो, व्हीकल हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, बाइक हो, कार हो, कुछ गन हो, कुछ भी ऐसा जो कॉन्फिस्केट कर रखा हो पुलिस ऑफिशियल्स ने आपका, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज बीइंग कॉन्फिस्केटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स, वो निकलवाने के लिए सुपरदारी की एप्लीकेशन लगती है, जिससे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसे सुपरदारी बोलते हैं। अब रीजन ऑफ कॉन्फिस्केशन तो कुछ भी हो सकता है ना, एफआईआर में कोई व्हीकल आया है, या एफआईआर में कोई मोबाइल इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली वो रख लेंगे अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए। या आपको मान लो, बहुत जनरल ग्राउंड ले लेता हूँ, शायद आप रिलेट भी कर पाओ आपके आस पड़ोस में से, आपका फ़ोन स्नैच हो गया या चोरी हो गया, ठीक है, भूले भटके आपने आपने उसकी एफआईआर करा रखी है, ये एफआईआर जो भी है, और भूले भटके आपको वो फाइल मिल गई, ठीक है, सॉरी फाइल, वो फ़ोन मिल गया, पुलिस ऑफिसर्स को मिल गया, आपको कॉल करा, उन्होंने बुलाया कि आपका फ़ोन मिल गया, कलेक्ट कर लेना। तो उसको कलेक्ट करने के लिए भी, इवन दो इट इज़ योर प्रॉपर्टी, उसको कलेक्ट करने के लिए भी आपको सुपरदारी की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, यानी कि ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ताकि आपको वो चीज़ आपको मिल जाए, प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर हो जाए। तो ये एप्लीकेशन आप लगाओगे, सिंपल, अगेन डिटेल्स आपको पता होंगी सारी केस की, नहीं पता होंगी तो वो पुलिस ऑफिसर बता देंगे, वो आप खुद चाहे वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर लो, चाहे वो आपका एडवोकेट कर लें, लेकिन एडवोकेट की नीड आपको पड़ेगी इन शॉर्ट। तो नॉर्मल ये करके स्टेट वर्सेस अननोन, अननोन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी एफआईआर में ना नाम नहीं होता है कि उसका, एफआईआर होती है लेकिन पता नहीं होता कौन बंदा है कौन नहीं, जरूरी नहीं है एफआईआर होती है तो किसी स्पेसिफिक बंदे के खिलाफ हो रखी है। अब आपका फ़ोन किसी ने स्नैचर, आपको थोड़ी पता किसने करा, आप तो एफआईआर करा दोगे, तो स्टेट अननोन, एफआईआर में नाम नहीं है तो अननोन, नाम है तो बहुत बढ़िया, बाकी सारी डिटेल्स। फिर नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ बाइक, ये जैसे इस केस में बाइक थी, रजिस्टर्ड नंबर लिख दिया, मॉडल नंबर लिख दिया, गाड़ी की आरसी आपको लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, कॉपी की एफआईआर की कॉपी लगानी है, और वकालतनामा एडवोकेट का, ये एप्लीकेशन इंडेक्स हो गया। अब ये एप्लीकेशन देखो, नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ व्हीकल दिस नंबर दिस, सुपरदारी की एप्लीकेशन, 2 रुपये की टिकट। अब यहाँ पे आप नॉर्मल अपने ग्राउंड लगा दोगे, वो देखो 3-4 उसकी है। जैसे इस केस में क्या था, आप पहले पैरा पढ़ के मैं बता ही देता हूँ आपको, that the applicant Mr. Rahul, son of Jagdish, is the registered owner of the above said vehicle. The same was borrowed by a friend of the applicant for a few days, and both being unaware of the fact that younger brother of the friend, i.e. Devand Pathak, the co-accused in the present matter, was called to the police station, and the same was confiscated on 6/4/24 and is lying in Palam, this थाने। तो हमने ग्राउंड लिख दिया कि भाई जो एप्लीकेंट है राहुल, सन ऑफ जगदीश, इज रजिस्टर्ड ओनर वो हैं, और उनके दोस्त ने वो बाइक जो है बोरो की थी, बोरोड बाय द फ्रेंड ऑफ द एप्लीकेंट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, और
उनको नहीं इस चीज़ का आइडिया कि वो जो गाड़ी है किस केस में रजिस्टर हुई है या क्या था क्या नहीं था, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो ये एक छोटा सा ग्राउंड है, ग्राउंड कुछ भी हो सकता है। किसी केस में बाइक इन्वॉल्व होगी जिसके बारे में ओनर को नहीं मालूम था, आई एम दी ओनर, मैंने ये एप्लीकेशन मूव करी है सो दैट माई बाइक कैन बी रिलीज, ये डाल दिया। उसके बाद नॉर्मल पैराज बेसिक, that the above named applicant is a law abiding citizen and an educated hardware software engineer working under IT department who has a field job. Hence, if the vehicle is not released, the applicant will go through a daily hardship. ग्राउंड लिखने हैं आपको, दिखानी है अपनी हार्डशिप कि अगर वो रिलीज़ नहीं हुआ तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसे काइंडली रिलीज़ कर दिया जाता है। अबव सेड व्हीकल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि व्हीकल मिला या फ़ोन मिला, इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई है तो उसका पर्पज़ ही नहीं है रखने का कुछ, तो उसको राइटफुल ओनर को दे दो, इसलिए मूव होती है। दैट द अबव सेड व्हीकल में काइंडली बी रिलीज टू इट्स राइटफुल ओनर, दैट द एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू अबाइड बाय द कंडीशन। अगर जैसा आप कोई कंडीशन लगाते हैं व्हीकल को लेके, मोबाइल को लेके, जैसे कि आप मोबाइल को बेचोगे नहीं या रखे रहोगे, ताकि आगे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसे वापस मंगाया जा सके, बुलाया जा सके ट्रायल के टाइम पे। लास्ट में प्रेयर रिलीज़ करने की, और ये एप्लीकेशन में आपने लेक्चर लगा दिए लास्ट में, आरसी ओनरशिप दिखाने, क्योंकि आपको आधार कार्ड लगा दिया अपना, और एफआईआर की कॉपी लास्टली, और वकालतनामा। ठीक है, तो ये आपकी सुपरदारी की एप्लीकेशन होगी। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन आपने लगाई, ऑनरेबल जज जिस एप्लीकेशन देखो देखेंगे और तुरंत उसी समय वेरिफिकेशन और रिलीज़ के ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, इसको रिलीज़ कर दो, फिर वहाँ से ऑर्डर आप लोगे। अब एक होता है दस्ती कॉपी, ये भी मैं बहुत ज़रूरी है चीज़ें बताना। दस्ती कॉपी होती है जैसे भी जब भी कोई आपका ऑर्डर पास हुआ ना, चाहे वो बेल का हो चाहे वो सुपरदारी का हो, कुछ ऑर्डर्स होते ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत चाहिए होते हैं, तो ताकि वो इफेक्ट में आ पाए। मतलब तुरंत, मतलब तुरंत ऑर्डर पास हुआ और शाम को 4 बजे आपको कोर्ट साहब बोल देगा कि आप दस्ती कॉपी ले लेना इसकी, शाम को 2-3 बजे 4 बजे, तो आपको वो दस्ती कॉपी का मतलब हो गया फिजिकल कॉपी, सर्टिफाइड फिजिकल कॉपी इशूड बाय द कोर्ट। वो कॉपी आप लोगे, अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाओगे, एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है, इंडेमनिटी बॉन्ड बनाओगे और उसको पुलिस स्टेशन में जाकर के दोगे। पुलिस स्टेशन वाले वो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो आप जाओगे एप्लीकेशन दोगे ज़रूर, वो आप टेक्निकली तो उनको वो ऑर्डर पे ही रिलीज़ कर देना चाहिए व्हीकल, बट वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे मांगते हैं। देखो ये सब जानते हैं कि हमारा कितना सिस्टम कैसा है, तो वो 500,000 रुपये जो भी है वो लेंगे और आपका व्हीकल तुरंत के तुरंत आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से सुपरदारी वर्क करता है, बहुत बेसिक एप्लीकेशन होती है। और ये एप्लीकेशन किसी भी चीज़ को लेकर के लग सकती है जो आपका कॉन्फिस्केट हो रखा होगा पुलिस स्टेशन में। बस कभी कभी डिपेंड करता है कि वो रिलीज़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो इतनी क्रूशियल चीज़ें हम उसे रिलीज़ नहीं कर सकते। जैसे वो गन हो गया, गन है, वो मैटर ऑफ ट्रायल है, गन को फायर हुआ है, वो एफएसएल में जाएगी, फॉरेंसिक में जाएगी, उतनी जल्दी वो रिलीज़ नहीं होती। तो आप सुपरदारी लगा भी लोगे तो वो इतनी जल्दी से रिलीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है। मगर चोरी वोरी का है, मिल गया है, ऐसी चीज़ें हैं, उनमें आपको तुरंत ऑर्डर मिल जाते हैं और वो रिलीज़ हो जाती है। ये हमारी तीसरी एप्लीकेशन हो गई जो बहुत ज़रूरी थी आपको बताना, क्योंकि डेली लाइफ में भी अक्सर काम आ जाती है सुपरदारी। अब आगे चलते हैं विल पे। ये देखो, इसका हालांकि कोर्ट से कोई कंसर्न नहीं है, मगर इसको बता देना ज़रूरी है कि विल किस तरह से बनती है, ड्राफ्ट होती है या फिर इफेक्ट में कैसे आती है। तो देखो, विल भी एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हमने बहुत सुना है, विल में सबने पढ़ा भी है कि एक जो मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, कोई भी बना सकता है। अगर किसी के नाम पे एसेट्स हैं तो वो कोई भी अपने एसेट्स किसी के भी नाम पे विल कर सकता है, सो दैट एज सुन एज दे डाई या एक्सपायर, तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, वो उनके विश के हिसाब से उस पर्सन के पास चले जाएं जिनका नाम उन्होंने विल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये विल है जिसमें देखो ये एक फ़ीस जाती है 617 रुपये की टोटल, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, स्टैम्प पेपर जाता है और उसके बाद अपना विल इज़ अ वेरी बेसिक ड्राफ्ट जिसमें आप सारी क्रूशियल चीज़ें लिखते हो ध्यान से। दिस विल इज़ मेड ऑन, कौन सी तारीख को बनी, किसके द्वारा बनी, ठीक है,
और विल में ना आपको ये ध्यान रखना, विल में ना किसी का कोई कंसर्न नहीं होता। ऐसा नहीं है किसी विल में जिसके नाम पे आप कर रहे हो उसको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसको नॉलेज नहीं भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विल आपकी है, आप बना रहे हो, आपके एसेट्स हैं। तो आप अपने किसी के भी नाम पे बना के चुपचाप विल करवाओ और अपने पास रख लो, जब काम आएगी तब काम आएगी। ठीक है, तो देखो ये विल है, एंड वेयर एज माई हस्बैंड श्री सो एंड सो इज नॉट अलाइव एंड आई एम लिविंग इन द प्रॉपर्टी। क्योंकि ये जो विल है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो एक प्रॉपर्टी है जो वाइफ अपनी डॉटर को देना चाह रहे हैं। सेकंड पैरा, एंड वेयर एज आई हैव टू सन्स नेमली दिस एंड दिस एज अबाउट 19 years एंड वन डॉटर नेमली नवनीत कौर अनमैरिड। स्टेटस लिख दिया that my daughter namely Navneet Kaur is not under my control, does not obey, respect me and has also filed police complaint blah blah blah। कोई भी रीजन से विल बना सकते हो। देखो आप, आपके 2-3 बेटे हैं, आप कोई आपके साथ है नहीं है, या फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप एक को शेयर दो, दो को मत दो, जो भी करना है वो आपका डिस्क्रिप्शन है बेसिकली। जैसे इस केस में इन्होंने ग्राउंड डाला हुआ है कि ये जो विल है मैं अपने डॉटर को इसलिए नहीं दे रही या इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये रीजंस है। ठीक है, आई विल हेयर बाय थ्रू दिस विल एक्सक्लूड माई नेमली डॉटर नेमली नवनीत कौर ऑन डेटेड दिस इज पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर, सब कुछ। ठीक है, आई एम ऑल्सो हैविंग द ज्वेलरी एंड बैंक डिपॉजिट एक्सेट्रा, सारे एसेट्स डाल दिया। आई हेयर बाय थ्रू विल बिक्विथ माई एंटायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटेल डाल दिया एसेट्स की सारा। मतलब आपको ध्यान रखना है, जो जो भी आपको देना है नहीं देना है वो सब आपको लिखना है, इसमें सारा लिखते हुए चलना है, पॉलिसीज वगैरह जो भी है। आई हैव नॉट मेड एनी विल अदर देन दिस बेसिक लाइंस। उसके बाद आपकी विल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लास्ट में विटनेस होना बहुत ज़रूरी है, विटनेस को आप लेके जाओगे और ये विल आपकी हो गई। तो विल तो हमें मालूम ही है किस लिए बनती है, क्यों होती है, और इसका ये इफेक्ट में सिर्फ जब ही आती है जब विल बनाने वाला एक्सपायर हो जाए या फिर वो गुजर जाए। तो ये हो गया विल का, बहुत बेसिक था। और देखो विल का कोर्ट से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का है, ड्राफ्टिंग का है। तो ये आपके नियरेस्ट एसडीएम जो होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड होती है। इतना रोल होता है विल का। तो ये हमारी मिसलेनियस एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक है। इसका भी ऑनेस्टली कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, मगर हमें लगा आपको बताना ज़रूरी है तो हम बता दे रहे हैं। ये एक स्पेशल पावर कोर्ट से एक्चुअली इसका थोड़ा सा लेना देना है, इसलिए बताया जा रहा है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दो तरह की, देखो एक पावर ऑफ अटर्नी होती है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होती है। बेसिक डिफरेंस बताता हूँ फिर इस पे आऊँगा। जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है और एक वाइडर सेंस ऑफ अथॉरिटी है जो आप किसी को देते हो। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होगी फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे अगर जनरल में मैं बात करूँ, मैं अपने सन या डॉटर को जनरल पावर ऑफ अटर्नी कर रहा हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टीज़ बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, चेक साइन कर सकते हैं मेरी कंपनी का, ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। ये हो गया एक वाइड पावर जो इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग हो गया। ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बहुत स्पेसिफिक होती है कि मैं सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी दे रहा हूँ अपने बेटे को या बेटे को, या फिर इसको मैं इस केस के इस ड्राफ्ट के थ्रू समझाऊंगा आपको कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है। तो आप रिकवरी वाली वीडियो देखोगे ना, अगर नहीं भी देखी तो एक बार देखना। ये रिकवरी वाला ड्राफ्ट ही है जो हमने रेफर किया था, कंसल वाला रिकवरी का। इसमें एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बनाई थी एक फादर ने अपने बेटे के नाम पे, कि जो बेटा है मेरा उसके नाम पे मैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहा हूँ, स्टेटिंग कि ये जो केस है, जो पर्टिकुलर केस जो चल रहा है रिकवरी का, मेरे बिहाफ पे मेरा बेटा इसको लड़ेगा, वही रिप्रेजेंट करेगा और साइनिंग अथॉरिटी भी वही होगा। तो वो हो गई स्पेसिफिक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो स्पेसिफिक पावर देती है आपको। ड्राफ्टिंग करने का तरीका कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इस तरह से जाएगा। जैसे अटॉर्नीज बनती है, द स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटिव ऑन दिस डेट। ठीक है, और बाय विजय कंसल प्रोपराइटर ऑफ कंसल टेक्सटाइल हैविंग इट्स ऑफिस एट दिस इन फेवर ऑफ मिस्टर ऋषभ अग्रवाल विजय कंसल एज 27। ये तो ये आपने अथॉरिटी दी। यहाँ पे नीचे सारे लिखे हुए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं कि मैं किस किस चीज़ की अथॉरिटी या पावर अपने बेटे को दे रहा हूँ टू लिटिगेट दिस पर्टिकुलर केस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी जैसे मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो इंडिया के बाहर हैं और यहाँ पे उनको कुछ कराना है, यहाँ पे उनको केस लड़ना है, कुछ चल रहा है, तो वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देके
आप उनके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें 2 विटनेस आ जाते हैं, एग्जीक्यूटेंट आ जाता है। तो दिस फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी। बस आपको बताना ज़रूरी था ताकि आप ध्यान रखो, कहीं फंसो ना। तो ये हमारा मिसलेनियस का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं बताऊँगा आपको अगला कि केसेस फाइल कहाँ और कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ मिसलेनियस, जिसमें मैं आपको बताऊँगा फाइलिंग किस तरह से होती है, ठीक है, केस की। तो आप जब लॉगिन करोगे इस पोर्टल को, आप नॉर्मल गूगल पे डालना ई फाइलिंग, वरना यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पोर्टल है ना, ई कोर्ट्स फाइलिंग वाला, वो डालोगे, फर्स्ट ग्रिड को ही क्लिक करोगे, ये इंटरफेस आपका खुले। लॉगिन पासवर्ड, आईडी पासवर्ड मांगेगा, फिर लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। अब लॉगिन कैसे करोगे? एक आईडी पासवर्ड आपको कोड के थ्रू मिलता है, टेक्निकल ब्रांच में आप जब जाओगे वहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड बनता है। इसके लिए आपका एडवोकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईडीज़ वगैरह आपकी लगती हैं। एक आईडी पासवर्ड, यूनिक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको, जिसको लॉगिन करके ही फिर ये इंटरफेस खुलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है स्पेसिफिकली, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है क्योंकि आज की डेट में, और आगे बढ़ेगा ही, तो इसीलिए ऑनलाइन फाइलिंग होगी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज की पोजीशन ये है कि आप ऑनलाइन फाइलिंग करते हो जब, तो उसके बाद आपको फिजिकल भी वो कॉपी दे के आनी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। हाई कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। तो इंटरफेस ऐसे खुलेगा। केस फाइलिंग में आप न्यू केस फाइलिंग में जाओगे तो देखो, मैं पूरी फाइलिंग तो नहीं बता सकता, मगर मैं एक आपको बेसिक आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह से वो फाइलिंग होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ई फाइलिंग पोर्टल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। मगर बस आपको बेसिक दिखाने के लिए, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से इंटरफेस होता है। न्यू केस फाइलिंग में जाके न्यू केस फाइलिंग करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स, जैसे जैसे जो डिटेल्स पूछ रहा है वैसे वैसे आप उसको भर के आप आगे चलते चले जाओगे। फॉर एग्जांपल एक ये वाला भर के मैं दिखा देता हूँ। जैसे द्वारका है तो द्वारका का साउथ वेस्ट हो गया, ये द्वारका है। कौन सी कोर्ट में आप फाइलिंग कर रहे हो? एमएम में कर रहे हैं, एमएम सेलेक्ट कर लिया। सिविल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। एप्लीकेशन कौन सी है? बेल मान लेते हैं, बेल है। केस टाइप एंटिसिपेटरी बेल, कैंसिलेशन ऑफ बेल, रेगुलर बेल, तो हम एंटिसिपेटरी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, जैसे मान लो कुछ भी डाल दिया, नंबर, ठीक है। इस तरह से हमने डिटेल्स भर दी, हमने सबमिट करा, ये आगे पोर्टल आ जाएगा, आपका यूनिक ई फाइलिंग नंबर जनरेट हो जाएगा। अब इसके आगे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट यहाँ पे जैसे जैसे जो डिटेल मांग रहा है ना, आप वो डालते चले जाओ, नाम, रिलीजन, ठीक है, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस। देखो जो स्टार वाला, एक चीज़ और बता देता हूँ फॉर इजी, सो दैट इट इजी पड़े आपको। ये जो रेड स्टार वाले देख रहे हो ना, ये ही डॉट्स हैं जो मैंडेटरी फील्ड है, तो इन्हीं को भरो और आगे चलते चले जाओ। फिर आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट के बाद ये आ जाएगा, इसको स्किप कर दो, इसमें कुछ नहीं भरना, इसको भी स्किप कर दिया। फिर यहाँ पे और डिटेल्स पूछेगा, कौन सा थाना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट, क्या आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको भी आगे करके चले गए। एक और डेट कॉज ऑफ एक्शन पूछेगा, कॉज ऑफ एक्शन डालो, एफआईआर वगैरह कब हुई, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन, डेट ऑफ एफआईआर डाल दो, ठीक है। बाकी सब भरा ही हुआ है और कोई रेड वाला मार्क भी नहीं है, ठीक है। जो रेड वाला है वो भरना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप प्लीडिंग्स में आओगे, यहाँ पे सबमिट होने के बाद ना, यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अभी हमने डिटेल नहीं भरी है इसलिए कुछ नहीं आ रहा। फिर आप प्लीडिंग्स में जब जाओगे, यहाँ पे न्यू केस करोगे ना, तो आपका यहाँ पे केस शो कर देगा। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे केस आपका शो कर देगा। जैसे अभी ये तो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी डिटेल नहीं डली हुई है। केस सर्च करेगा, यहाँ पे आप अपना केस का नाम डालोगे, जो आपकी फाइल जो आपने रेडी करी हुई है एज PDF, उसको आप लोगे, यहाँ से ऐड फाइल करके यहाँ सबमिट कर दोगे। सबमिट करके नीचे आ जाएगा वो यहाँ पे पोर्टल सबमिशन का, कि आपकी फाइल सबमिट हो गई है। फिर आप वापस से स्टार्टिंग में आओगे, यहाँ पे इंटरफेस पे आपका ड्राफ्ट प्लीडिंग्स में दिखा देगा वो वाला फाइल। यहाँ पे एक और टैब आएगा सबमिट का, इसको आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका केस फाइल हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो विद योर ई फाइलिंग। तो ये फाइलिंग का प्रोसेस है जो मैंने, वैसे तो मैं बहुत बेसिक बताने वाला था, मुझे लगता है मैंने आपको सारा ही बता दिया। फिर भी मुझे पता है कन्फ्यूजन होगा, तब तक आप खुद से फाइल नहीं करोगे, और ये जब तक खुद से फाइल नहीं करोगे तब तक ये आएगा भी नहीं। लेकिन आपको बताना ज़रूरी था, फेमिलियर करना ज़रूरी था, दिखाना ज़रूरी था, तो इसलिए दिस इज़ हाउ इट गोज़। और सारे आपके जो पेंडिंग और वो हैं वो सब यहाँ पे दिखाएगा, देखो स्टेटस कंप्लीटेड प्लीडिंग्स में, यहाँ पे आपका सारा स्टेटस दिखाएगा, कितने केस फाइल है, क्या है। जैसे आपने कुछ नया भी फाइल करोगे, यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा
कि वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसमें सब इधर। ठीक है, एप्लीकेशंस आपकी यहाँ दिखाएगा, कंप्लीट यहाँ पे ड्राफ्ट यहाँ दिखाएगा, कंप्लीट यहाँ। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, केस फाइल नहीं हुआ या उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो ऑब्जेक्शंस में आ जाएगा, यहाँ पे दिखाएगा, आप यहाँ समझ जाओगे। देखो ये ऑब्जेक्शंस लिखे हुए हैं सारे कि आपकी फाइल में क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या कमियां थी, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये कमियां आप फुलफिल करोगे, वापस से अपने ड्राफ्ट में रेक्टिफाई करोगे और उसको फिर रीफाइल करोगे, फिर आपका केस कहीं जा करके एक्सेप्ट होगा, फिर आप फिजिकल कॉपी डालोगे, देन इट विल गो इन अ रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये फाइलिंग का भी हमने कवर कर दिया। यहाँ से मैं आपको लॉगिन वाला इंटरफेस भी दिखाता हूँ। ये इंटरफेस आएगा जब आप लॉगिन करोगे इनिशियली। ठीक है, गूगल करा, ई कोड फाइलिंग पहला टैप किया, ये आ जाएगा। अपना स्टेट जो भी है ये अब ऑल ओवर इंडिया ही चल रहा है जहाँ तक है। दिल्ली सिलेक्ट करोगे, यूनिक आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, लॉगिन करोगे एंड यू आर गुड टू गो टू फाइल योर केस। तो ये मिसलेनियस हमारा ऑल कवर्ड।